करते हैं। रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो गई थी, इस वजह से हटाना पड़ा। चलो, डायपोल देख लिया था हम लोगों ने। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होता है, सेपरेटेड होता है कुछ डिस्टेंस से। और यहाँ पे बाय कन्वेंशन वो डिस्टेंस हमेशा ए या एल या ऐसे करके नहीं ली जाती है, 2a करके ली जाती है। उसका रीजन है क्योंकि डायपोल को हम एक एंटिटी मानते हैं और जो कि जिसका एक सेंटर होगा, तो सेंटर ऑफ डायपोल होता है जिसको हम ओ कह रहे हैं, ठीक है। और सेंटर क्या है? बस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से सेम डिस्टेंस पे जो पॉइंट है बीच में उन दोनों पे, ठीक है। और सेम डिस्टेंस से है, इसी वजह से ये हो जाता है हाफ हाफ, मतलब कि इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये ए इतना और ए इतना, इस तरफ से, ठीक है। क्लियर हो गया? स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। ओ, अब हाँ, अब हो रहा है। किसी ने बताया क्यों नहीं? हम भूल गए थे, ध्यान नहीं दिया। देखो, अच्छा, पता तो चल गया ना कि क्या बात हो रही है, कि ये 2a डिस्टेंस लेते हैं इसलिए क्योंकि बीच में डायपोल का एक सेंटर होता है, ठीक है। ए इस तरफ से और ए इस तरफ से, हम्म तो दोनों तरफ से टोटल मिला के हो जाता है 2a। अब बात करते हैं कि डायपोल की वजह से, जैसे हम एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो डायपोल एक कंप्लीट एंटिटी है, पूरा एक एक ही चीज है। मतलब इसको हम अलग अलग दो चार्जेस नहीं बोलते हैं, ये एक ही चीज का पार्ट है, ठीक है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ देख सकते हैं? देख तो कहीं भी सकते हैं, किसी रैंडम पोजीशन पे भी देख सकते हैं। लेकिन तुम्हारे कोर्स में रैंडम पोजीशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखी गई है, मतलब उसका नहीं है तुम लोगों के कोर्स में। तुम लोग कोर्स में है दो स्पेशल पोजीशंस पे, ठीक है। फिक्स और स्पेशल पोजीशन की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। मतलब उसमें से एक पोजीशन है फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस, वहां पे हम डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड देखने वाले हैं। एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, लेफ्ट राइट कहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी देखा जा सकता है, कितना भी डिस्टेंस ले लो, ठीक है। तो डायपोल की एक्सिस पे कहीं भी हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, पूरे डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, ऐसा कुछ अलग या नया बिल्कुल नहीं होता है, बहुत सिंपल चलता है ये, मतलब बिल्कुल कॉमन सेंस से चलता है सीधे देखा जाए तो। हमने ये पॉइंट पी सेलेक्ट किया है, चलो, ठीक है। अब डायपोल से ही इस पॉइंट की हम डिस्टेंस देखेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर चार्ज की तो यहाँ पे अब बात हो नहीं रही है। हमने पहले ही बताया डायपोल एक ही एंटिटी है, तो वहां से डायपोल से डिस्टेंस देखेंगे हर चीज की। तो ये पी पॉइंट की डायपोल से डिस्टेंस है समथिंग आर, हमने मान लिया आर डिस्टेंस है, ठीक है। और ये डिस्टेंसेस कितनी थी? ये सब, ये थी ए और ये भी थी ए, ये दोनों डिस्टेंस हाफ हाफ ए ए थी, ठीक है। डायपोल पे, डायपोल की एक्सिस पे, यानी कि अलोंग द लाइन ऑफ डायपोल, हम अगर एक डॉटेड लाइन या जैसी भी लाइन ड्रॉ करें तो उसको हम एक्सिस ऑफ डायपोल बोलते हैं। यही चीज है एक्सिस ऑफ डायपोल, ठीक है। लेफ्ट में भी राइट में भी सब एक्सिस ऑफ डायपोल है। तो इसके इस पे कहीं पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं डायपोल की वजह से, जो तुम्हारे कोर्स में पहली चीज है, फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। क्लियर है? अब एक्सिस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो होता कुछ नहीं है, करेंगे हम दोनों अलग अलग चार्जेस की वजह से ही कैलकुलेट। मतलब हम ऐसा नहीं समझेंगे कि ये डायपोल है तो इसका कुछ और तरीके से कैलकुलेट होगा, कुछ ऐसा नहीं है। हम लोगों ने अलग अलग दो तीन चार्जेस इधर उधर रखे थे, एक पॉइंट पी पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की है, इसकी इस तरफ, इसकी इस तरफ, इसकी कहीं इस तरफ। तो हम तीनों का रिजल्टेंट लेने लगते थे, फिर जो भी रिजल्टेंट फाइनली आता था वो चीज हमारी हो जाती थी। ये हमारा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता था। बस यही चीज हमको यहाँ भी करनी है। यहाँ पे भी हमको डायपोल को दो अलग अलग, मतलब पूरा एक चीज नहीं समझनी है। हम लोग सोचेंगे चार्ज ही तो है ना, सेपरेटेड है डिस्टेंस से, उस डिस्टेंस से हमें क्या मतलब है। ये चार्ज भी यहाँ कुछ फील्ड बनाएगा और ये चार्ज भी यहाँ कुछ फील्ड बनाएगा पी पे, दोनों चार्जेस पी पे कुछ ना कुछ फील्ड बनाएंगे, सीधी सी बात है। तो अब हम बस दोनों चार्जेस की वजह से एक एक करके फील्ड देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों को वेक्टर सम कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, ठीक है। यहां बेनिफिट क्या होगा हमको? जब रैंडम पोजीशंस पे हमने लिया था, तो हुआ क्या था कि अलग अलग डायरेक्शन आ रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की, दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड्स की। उसमें क्या हो गया, हम लोगों को रिजल्टेंट लेना पड़ा था, और वो बड़ा कॉम्प्लिकेट तरीके से आता है, उसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हम, क्योंकि रैंडम डायरेक्शंस में दो वेक्टर जो होंगे उनका एडिशन हमको लॉ लगा के करना पड़ता है। लेकिन अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं,
एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, एक का 3 है, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं दोनों का जो सम आएगा उसका मैग्नीट्यूड 8 होगा और उसके डायरेक्शन भी इन्हीं दोनों के डायरेक्शन में होगी। सेम, देखो तीनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। ठीक है, दो वेक्टर्स ऑपोजिट हो तो भी हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो फर्क इतना होगा कि हम लिखेंगे तो ऐड करने के बेसिस पे, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो लिखेंगे तो हम ए प्लस बी, लेकिन एक्चुअली में जब हम वैल्यू रखेंगे तो वो 5 - 3 ऐसे करके हो जाएगा। मतलब ए की वैल्यू 5 तो बी की -3, और ए की अगर -5 तो बी की 3। सीधी सी बात है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव रखेंगे। ठीक है, और रिजल्ट आएगा बड़े वेक्टर की डायरेक्शन में, रिजल्टेंट आएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट आने वाला है इनके सम का, वो बड़े वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, जिसका मैग्नीट्यूड बचेगा क्या, 2, क्योंकि 5 और 3 ऑपोजिट वेक्टर है तो -3 करेंगे उसको तो बचेगा 2। तो जो भी रिजल्टेंट आएगा वो उसका मैग्नीट्यूड होगा 2, लेकिन उसका डायरेक्शन बड़े वेक्टर डोमिनेंट वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। अगर बड़ा बी होता तो बी की डायरेक्शन में आता। अगर बी की वैल्यू हम यहाँ पे 3 ना रख के हटा दें, समथिंग कुछ और कर दें ज्यादा, मान लो 8 कर दें, ठीक है, अब ये वेक्टर इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, अब ये वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, बी की डायरेक्शन में आया। देखो ध्यान से देखो, ठीक है, तो रिजल्टेंट बी की डायरेक्शन में आएगा और मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 8 - 5, मतलब बी माइनस ए ऐसे करके, तो 8 - 5 3, अब मैग्नीट्यूड 3 आएगा। आया समझ में? तो यहाँ पे भी हम यही चीज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रैंडम डायरेक्शंस तो नहीं आने वाली हैं। इसी लाइन पे अगर रखा हुआ है चार्ज भी दोनों, और इसी लाइन पे हम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक अवे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना, इस पॉइंट पे। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से है। दूसरा, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी यहाँ पे फील्ड होगी, लेकिन वो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स फील्ड होगी, यानी कि नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड होगी। तो E - Q। सबको आ रही बात समझ में? किसी कुछ पूछना है? कुछ डाउट तो नहीं, बता दो, है तो बोल सकते हो, नहीं तो हम आगे चल रहे हैं फिर। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज वाली अवे होगी इस पॉइंट पे, नेगेटिव चार्ज वाली टूवर्ड्स, क्योंकि नेगेटिव चार्ज, कोई भी नेगेटिव चार्ज रखा है, अगर हम यहाँ पूछें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो तुम एक लाइन से मिलाओगे और कहोगे इस तरफ, यानी कि टूवर्ड्स द चार्ज होगी ना, अवे फ्रॉम द चार्ज थोड़ी ना होगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड है वो टूवर्ड्स द चार्ज होगी, इस डायरेक्शन में होगी, और जो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि वो अवे होती है। बात हो गई। अब ऐसा लग रहा है ये ऑपोजिट है, और यहाँ पे जैसे हमने बना दिया ऐसा लग रहा है इक्वल भी है, लेकिन क्या एक्चुअली इक्वल होंगी, कोई बता सकता है? कुछ बताओ, इक्वल होंगी या नहीं? सबको आवाज आ रही है? हेलो? यस सर, पूरी आवाज आ रही है। तो कोई बताना नहीं चाह रहा है? कोई भी बताओ, किसी को कुछ ऐसा लग रहा है कि ये इक्वल हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं? इक्वल नहीं होंगी। अब कोई रीजन बताना चाहेगा क्यों नहीं होगी इक्वल? अलीना, प्रियांशु, कोई रीजन बताना चाहेगा? रिया? तुम लोग हो भी, हमें लग नहीं रहा है। यस सर है सर। सब हैं? अलीना क्या हुआ, जिंदा हो? अच्छा, ठीक है, सुनाई दे रहा है ना? तबीयत अभी खराब है? मैं 5 मिनट पहले उठी हूँ सर, मम्मी ने उठाया आपकी क्लास का बोल के। अच्छा अच्छा, मतलब उसके पहले जिंदा नहीं थी, अभी जिंदा हुई 5 मिनट पहले। ठीक है, हाँ लेकिन जवाब तो दो, मतलब बताओ, कुछ समझ में आ रहा है? उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में तो आ रहा है? हाँ, समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को समझ में? पता ही नहीं, दिमाग में ही है, तो मेरे को कहाँ दिमाग चल रहा है मेरा। एक सेकंड, मैं आती हूँ सर 2 मिनट में। मुंह धो के आओ तुम, ठीक है, उसके बाद देखना इसको। चलो बाकी लोग देखो।
था सर बाकी सबका। हाँ, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू को लिया। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से, तो नोटेशन है वो। 1 2 भी ले सकते थे हम, लेकिन 1 2 लेते तो बताना पड़ता 1 किसकी बात हो रही, 2 किसकी बात हो रही। सबस्क्रिप्ट है नीचे लगाया बस ऐसे। यहाँ की बात कर रहे हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, या फिर यहाँ की बात कर रहे हो? बताओ। सर प्लस क्यू माइनस क्यू जो है उसकी, ये प्लस क्यू और जीरो और माइनस क्यू है। ये डाय कल हाँ तुम थे क्लास में? कल तुम थे क्लास में? यस हमने हमने सर, डायपोल बताया था। वो आता था पर आवाज नहीं आई थी कल। अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी तो कैसे पढ़ा फिर? चलो वीडियो देख लेना, अगर नहीं आवाज आ रही तो क्या बताऊं। देखो, कह रहे हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू से ही मिलके डायपोल बनता है। इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है वो दो चार्जेस से मिलके बनता है, वो दोनों चार्जेस का अमाउंट सेम होता है, लेट से क्यू, लेकिन बस नेचर अलग अलग होता है। एक होता है पॉजिटिव तो दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है और ये ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल जैसी क्वांटिटी है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं फिलहाल। और ये ओ जीरो नहीं है, ये ओ है, ये सेंटर ऑफ डायपोल है ये। क्योंकि डायपोल एक लेंथ जैसी चीज होती है, एक रॉड टाइप मान लो, यहाँ पे एक चार्ज, यहाँ पे दूसरा चार्ज, और बीच में गैप, और ये गैप फिक्स होता है। ठीक, और क्योंकि सेंटर ऑफ डायपोल है बीच में, तो सेंटर से एक चार्ज की डिस्टेंस ए और दूसरे चार्ज की डिस्टेंस भी ए, तो इसीलिए टोटल डिस्टेंस 2 है, तो लेंथ ऑफ डायपोल हो जाता है 2a। आया समझ में? हेलो यस सर। तुषार, तुम पूछ रहे हो ना? ठीक है, आगे बढ़े फिर। अब तो समझ में आ गया कहां से आ गया ये प्लस क्यू माइनस क्यू, डायपोल का हिस्सा है और कुछ नहीं है। और किसी कोई कंफ्यूजन है? नहीं है तो आगे चलते हैं। और कंसंट्रेशन फुल रखो, क्लियर है सर। कंसंट्रेशन बिल्कुल फुल रखो सब लोग, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो, तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस पॉइंट पे देखी। अभी सिर्फ डायरेक्शन देखा है, वैल्यू तो निकाली नहीं है। कोई बता सकता है अभी भी, बस किसी को बताना है तो बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स इक्वल होंगी या नहीं होंगी प्लस क्यू की और माइनस क्यू की? क्योंकि देखो ऑपोजिट है, अगर इक्वल हो गई और ऑपोजिट भी है तो कैंसिल हो जाएगी, मतलब यहाँ पे पी पे कोई भी फील्ड नहीं आएगी। जीरो हो तो जाएगी। इक्वल नहीं होगी। इक्वल नहीं होगी, क्यों? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है, नहीं मतलब लगता नहीं है, सही पॉइंट्स। है, सही है। इस पॉइंट से पी से प्लस क्यू का डिस्टेंस अलग है और पी से माइनस क्यू का डिस्टेंस अलग है, और ये चार्ज हाँ तो सेम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो जब क्यू सेम हो गया तो बचा डिपेंडेंस सिर्फ आर पे। तो अगर आर अलग अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम कैसे हो सकती है? तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। भले हमने वेक्टर थोड़ा सा ऐसे बना दिया है कि तुम लोगों को लग रहा हो कि मैग्नीट्यूड एक जैसा ही है, एक्चुअली नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू वाली थोड़ी बड़ी होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि प्लस क्यू इस केस में पास में है। अगर हम यहाँ कहीं देख रहे होते तो माइनस क्यू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती। क्लियर है? तो बस इतना ही है, हो गया। चलो, अब हम निकालेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्यू टू प्लस क्यू एंड ड्यू टू माइनस क्यू। तो ई पहले किसका निकालें? चलो प्लस क्यू का ही निकालते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले किसका निकालेंगे। दूसरी एक बात है कि हम जो चार्ज के लिए देखते थे, तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें होता था कि आर आर डिस्टेंस के बेसिस पे, आर के डायरेक्शन के बेसिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफाइन होता था। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में लास्ट में आर कैप ऊपर आता है ना, तो वो इसी बेसिस पे, तो क्योंकि आर इस तरफ का डायरेक्शन शो कर रहा है इधर का, इसलिए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें ओ से इस तरफ कोई आर वैसा वाला डायरेक्शन हम नहीं बताएंगे। इसमें हम दूसरी क्वांटिटी यूज करेंगे जो कि है डायपोल मोमेंट। उसकी डायरेक्शन को एज अ हेल्प लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे निकलती है वैसे ही, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। आर जितना भी आए, यही आर नहीं है, जो भी आर आए, जो भी डिस्टेंस आएगी।
लेकिन उसके बाद यहाँ जो हम आर कैप लिखते थे तो वो हम आर कैप नहीं लिखेंगे, हम पी कैप लिखेंगे, क्योंकि पी की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम इसमें बताएंगे कि किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है जिसकी वैल्यू है 2QA। एक्चुअली ये Q इंटू 2A है और ये A वेक्टर में है, क्योंकि लेंथ नॉर्मली तो नहीं होती वेक्टर, लेकिन हम डायपोल में कन्वेंशन मानते हैं कि नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज उसका डायपोल मोमेंट होता है P। हमेशा डायपोल कैसे भी रखा हो, ऐसे रखा हो, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो, तो डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा P, और इसकी वैल्यू होगी लेंथ ऑफ डायपोल इंटू चार्ज ऑफ डायपोल, तो Q इंटू 2A। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी। तो लेकिन यहाँ पे हम इसको एज अ डायरेक्शन वेक्टर यूज करेंगे ना, तो सिर्फ कैप लगा के यूज करेंगे, इसकी कोई वैल्यू से यहाँ पे हमको मतलब अभी तो नहीं है, आगे होगा तब हम बताएंगे। लेकिन अभी हम बस यहाँ पे इसको जैसे आर कैप यूज करते थे वैसे हम पी कैप यूज करेंगे, और देख के ध्यान दे के कि पी की डायरेक्शन में ई आ रहा है या पी की ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। आई बात समझ में? अब देखो, तो पहले हमको लिखनी है E प्लस क्यू, यानी कि प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले वैल्यू लिखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्योंकि चार्ज यही है तो क्यू बाई, अब नीचे आता है आर स्क्वायर, लेकिन एक्चुअली में यहाँ क्यू से डिस्टेंस पी की आर तो है नहीं जो हम आर स्क्वायर लिख दें। कितनी है, कोई बताना चाहेगा कि पी से क्यू की डिस्टेंस कितनी है? सॉरी R half 2 आर R माइनस A। सर, R पर 2। आर अपॉन 2 नहीं है सर R देखने में। माइनस A। हाँ, आर माइनस ए, क्योंकि P से O तक की डिस्टेंस R है, फिर प्लस Q से O तक की डिस्टेंस A है, तो इतनी कितनी बची? R माइनस ए। इतना कट कर लेंगे ना हम R में से, A कट कर लेंगे, हटा देंगे, क्योंकि हमको चाहिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस बस। आई बात समझ में? यानी कि ये डिस्टेंस कितनी बचेगी? तो P से O तक की डिस्टेंस R है ना, R है। P से Q तक की डिस्टेंस हमको चाहिए, मतलब हम इसको Q पॉइंट मान ले रहे हैं, इस वाले को Q पॉइंट मान रहे हैं, तो P से Q तक की अगर डिस्टेंस चाहिए तो कैसे निकालेंगे? PO माइनस QO, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो नहीं आ जाएगा, इतना इतना कट कर लें R में से तो बचा हुआ पोर्शन नहीं आ जाएगा? कुछ डाउट है किसी को? आ जाएगा ना, या ये हो जाएगा R माइनस ए। पूछना है किसी को तो अभी पूछ लो कि कैसे आ गया R माइनस ए। तो ये हो जाएगा R माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि नीचे R स्क्वायर होता है पर यहाँ R ही R माइनस ए है, अल्टीमेटली वो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो डिस्टेंस R माइनस ए है तो R माइनस ए का स्क्वायर हो गया। डिस्टेंस K होती तो K का स्क्वायर हो जाता, उससे कोई मतलब नहीं है, बस डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो अभी हम प्लस क्यू की वजह से देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस क्यू चार्ज से ही हम P की डिस्टेंस देखेंगे जो कि R माइनस ए है इस केस में। अब मैग्नीट्यूड तो हो गया, डायरेक्शन कौन लगाएगा? हम ही लोग लगाएंगे, और P कैप के तौर पे। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो डायपोल मोमेंट है, दोनों का डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है? दिख रहा है सबको? कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। सर एक ही डायरेक्शन में है दोनों। सेम ही है, एग्जैक्टली दोनों लेफ्ट वर्ड्स हैं, अगर पेज के अकॉर्डिंग देखो तो लेफ्ट साइड दोनों जा रहे हैं, तो इसीलिए सिर्फ हम पी कैप लगा देंगे। अगर ऑपोजिट होता तो हमको माइनस पी कैप लगाना पड़ता, तो ये माइनस यहां पे आ जाता, दिखने लगता। आई बात समझ में? तो हम इसमें लगा देंगे पी कैप। क्लियर हो गया? किसी कुछ डाउट तो नहीं है? ये सिर्फ डायरेक्शन बेसिस पे लगाया गया है, क्योंकि पी कैप को मल्टीप्लाई करने पे होगा क्या, एक वेक्टर का तुम मल्टीप्लाई कर रही हो, लेकिन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो वो वेक्टर इसके जो पूरा मैग्नीट्यूड है इसको कुछ भी नहीं करेगा, इसको बदलेगा नहीं, क्योंकि 1 का किसी भी में भी मल्टीप्लाई करा देने से ये वैल्यू तो नहीं बदलेगी। तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि हमें तो नहीं बदलनी ना, हम तो कैलकुलेट करके ये वैल्यू निकाल रहे हैं, और ये डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर देगा, यानी कि अब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्शन P के अकॉर्डिंग मिल चुकी है। ठीक है, वहां हम R के अकॉर्डिंग डायरेक्शन देख रहे थे, लेकिन डायपोल के केस में हमेशा हम कोई भी डायरेक्शन देखेंगे तो P से कंपैरिजन में देखेंगे,
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से कंपैरिजन में देखेंगे। क्लियर है सबको? चलो, तो ये E प्लस क्यू वैल्यू ये आ गई और पी कैप की डायरेक्शन में हो गया, तो एक हमने निकाल लिया। अब बात आती है माइनस क्यू की वजह से। ठीक है, माइनस क्यू की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अभी हम दोनों को ऐड करेंगे। तो होगी तो देखो 1/4πε0 है, ये भी क्यू, तो इसके लिए भी हम रखेंगे क्यू। ठीक, फिलहाल हम अभी डायरेक्शन क्यू के बेसिस पे नहीं चल रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो हम क्यू रखेंगे, माइनस क्यू नहीं रखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, R डिस्टेंस plus क्या, A, आर प्लस ए, क्योंकि आर यहां तक की डिस्टेंस है और हमको माइनस क्यू तक की चाहिए थी, तो यहां से यहां तक कितनी है, ए है, तो हो जाएगी पी से ओ तक आर और ओ से फिर माइनस क्यू तक ए, तो आर प्लस ए, बिल्कुल सही। और नीचे हम रखते हैं डिस्टेंस का स्क्वायर, तो हो जाएगा आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये भी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, हमें इसको लिखना पड़ेगा डायरेक्शन बेसिस पे, तो पी की डायरेक्शन से कंपेयर करवा के लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो हमने बनाया वो पी की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, सेम, ऑपोजिट, सर अपोजिट है। same. अपोजिट है, सेम तो नहीं है, देखो ध्यान से। शिफा, ये देखो, शिफा या रिया कौन बोल रही है, हमें पता नहीं चला। देखो, ये इस तरफ है राइट वर्ड और डायपोल मोमेंट देखो लेफ्ट वर्ड है। डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू ये राइट वर्ड है, तो इसीलिए ऑपोजिट है। तो हम पी कैप लगाएंगे, लेकिन एक यहां माइनस भी लगाएंगे। ठीक है, इसी वजह से तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे करके लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? कुछ यस डाउट है? सर। नहीं ना? ये कुछ नहीं है, ये बड़ा सिंपल सी चीजें हैं। देखो, जैसे ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, ठीक है, और बी कैप है, तो ऐसे है बी वेक्टर, बी कैप ये है, तो यानी कि इसका मैग्नीट्यूड होगा 1। ठीक, अब हमको अगर ए वेक्टर को बी वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ए का जो भी मैग्नीट्यूड है, मान लो 10, तो हमने वो लिख लिया, और बी को एज अ डायरेक्शन, सिर्फ एज अ डायरेक्शन, तो बी कैप यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड भी छेड़छाड़ नहीं होगी उसमें, 10 का 10 रहेगा, क्योंकि बी का सिर्फ कैप लिया है तो 1 आएगा। तो हम किसी भी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के यूनिट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि यहां पे भी किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को डायपोल मोमेंट वेक्टर के फॉर्म में हम लिख रहे हैं। आ गया समझ में? तो ये चीज किया जा सकता है। हो गया, और क्योंकि डायपोल मोमेंट नोन चीज होती है, इस वजह से भी ये यूजफुल है। हमारी दोनों चीजें आ गई, और देखो एक बात बताएं, हमने यहाँ पे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग साइन ले लिए हैं पहले ही, तो अब हम यहाँ कोई माइनस अलग से नहीं करने वाले, यहाँ सीधे सीधे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, जिसमें होगा वेक्टर एडिशन, यानी कि E प्लस क्यू वेक्टर प्लस E माइनस क्यू वेक्टर, सीधे सीधे वेक्टर एडिशन होगा। ठीक है, कोई अलग से हम इसमें माइनस वाइनस नहीं लगाने वाले हैं। आई बात समझ में? क्योंकि वो सब हमने डायरेक्शन यहीं पे देख के लगा लिया है। दो बार डायरेक्शन देख के लगाएंगे तो ये ऐसा ही हो गया, जैसे एक बार लाइक किया फिर दूसरी बार लाइक किया और हो गया खत्म, नलीफाई, कोई लाइक नहीं रहा फेसबुक पे। ठीक है, लाइक करके फिर लाइक किया तो खत्म, इसी तरह से, या फिर यूट्यूब वगैरह पे भी तो वैसे ही है। तो हमने एक बार जब यहाँ डायरेक्शन देख के ही सारे साइन वगैरह लिए थे, तो अब हम दोबारा अगर यहाँ पे डायरेक्शन बेसिस पे साइन रखेंगे, यानी कि ये नेगेटिव साइड है तो इसको माइनस रख दें, नहीं, तो फिर तो नलीफाई हो जाएगा, फिर तो बेकार हो गया, डायरेक्शन लेने कोई फायदा नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब नहीं रखेंगे हम डायरेक्शन, ध्यान रखना। तो हमने ये क्या किया, वेक्टर एडिशन किया, करो, रखो वेक्टर फॉर्म में। तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4πε0 Q बाई R माइनस ए का स्क्वायर और P कैप प्लस 1/4πε0 Q बाई R प्लस ए का होल स्क्वायर एंड P कैप। लेकिन ये माइनस का था, याद होगा सबको, अभी ऊपर आया है ना ये माइनस का, देखो। ठीक है, अब देखें, ऐड करेंगे तो होगा क्या, 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, Q भी कॉमन आ जाएगा, तो एक तरह से देखा जाए तो Q/4πε0 पूरा कॉमन आ गया सब में से। ये नहीं कॉमन आएगा, ये अलग अलग है, देखो
आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। लेकिन ये पी कैप भी कॉमन आ सकता है, तो इसको हम ब्रैकेट के उस तरफ कॉमन लेंगे, तो ये पी कैप भी आ गया कॉमन, ब्रैकेट के बाहर आ गया, दोनों में है। अब बचा यहाँ पे पहले वाले में क्या बचा, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। दूसरा यहां बचा 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, लेकिन एक माइनस भी है, तो हम क्या करेंगे, माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। एज सिंपल एज दैट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट वाली आएगी इससे, ठीक है। ये हो गया, तो यहां से q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर माइनस ए, तो ये सब चीजें अंदर हम सिर्फ सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो इसको बाहर ऐसे ही रहने दो, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर थोड़ा सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर आएगा एलसीएम में, क्योंकि जब और कुछ नंबर वंबर तो है नहीं, तो सीधे सीधे दोनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम आ जाएगा। आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम में दोनों का मल्टीप्लाई आया है, तो जब हम करेंगे आगे तो ये इससे कैंसल, तो ये बचेगा, इसका 1 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे सिर्फ आर प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि आर प्लस ए का होल स्क्वायर आएगा यहाँ। फिर ये माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर। किसी कुछ डाउट है, इसको क्लैरिफाई आराम से कर सकता है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, तो ऊपर है q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर न्यूमरेटर में अगर हम ब्रैकेट ओपन कर लें तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, और फिर माइनस माइनस लगाइए, और उसके बाद इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। और बाहर लिखा हुआ है पी कैप, ठीक। नीचे इनका मल्टीप्लाई है, तो इनका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करने से बेटर है हम पहले मल्टीप्लाई कर दें, और तब क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है तो हम टोटल का स्क्वायर ले सकते हैं, और अंदर आ जाएगा आर माइनस ए एंड आर प्लस ए, और जिसका फायदा है जो कि हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर एक स्क्वायर लगा हुआ है क्योंकि इस पे भी स्क्वायर था और इस पे भी स्क्वायर था। समझ में आ गया। देखो, तो नीचे हो गया ये, ऊपर क्या हुआ, ऊपर अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं ये वाला, ठीक है, यहाँ पे जो लगा हुआ है, तो ये माइनस अंदर जाएगा और सबके साइन बदल देगा, तो होगा क्या फिर, ये आर को माइनस आर स्क्वायर बना देगा, और प्लस ए स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर बना देगा, और माइनस 2ar को प्लस 2ar बना देगा। साइन बदल गए सारे, तो आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, 2ar प्लस 2ar मतलब 4ar बचा, और डिवाइड में बचा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बाहर बचा हुआ है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर है पी कैप। एक्चुअली देखा जाए तो ये जनरल फॉर्मूला है ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का, जनरल फॉर्मूला। लेकिन तुम लोगों का ये भी ज्यादा यूज नहीं होगा, क्योंकि छोटे मोटे अजम्पशंस ले लिए जाते हैं। देखो यहाँ पे ये चीज आ रही है, तो ये है तुम्हारा जनरल फॉर्मूला। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे एक्सिस ऑफ डायपोल पे तो है, लेकिन बहुत दूर है, मतलब काफी दूर। अब जैसे तुम लोगों के हिसाब से 1 किलोमीटर डिस्टेंस बहुत दूर है या नहीं, बताओ। दूर है, 1 किलोमीटर बहुत दूर है, नहीं सर, बहुत ज्यादा तो दूर नहीं नहीं, है। ज्यादा बहुत दूर, दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है ना, ठीक है। नहीं, तो एक चींटी के हिसाब से 1 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी दूर है, वो तो बहुत बहुत उसके लिए ज्यादा। बहुत। बहुत दूर है। मतलब हो क्या रहा है, सेम डिस्टेंस सबके लिए बहुत दूर नहीं हो सकती, तो इसके लिए बहुत दूर का मतलब क्या है, इसके साइज के हिसाब से बहुत दूर। तो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ डायपोल, यानी कि जो ए के साथ साथ चलता है, 2a है ना साइज ऑफ डायपोल, लेंथ ऑफ डायपोल, तो ए के अकॉर्डिंग आर बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा का मतलब कैसे पता करेंगे, कंपैरिजन चाहिए ना, तो वही ए के अकॉर्डिंग आर बहुत बड़ा है, ये ले रहे हैं हम, यानी कि बहुत दूर देख रहे हैं। वो बहुत दूर कैसे, जो साइज ऑफ डायपोल है उसके अकॉर्डिंग बहुत दूर। अब क्या पता साइज ऑफ डायपोल 10 टू द पावर -7 डिग्री का हो, और तुम सिर्फ 1 मीटर देख रही हो दूर, तो यही बहुत दूर हो गया। यही आर जो है 1 मीटर, ये बहुत दूर हो गया, क्योंकि साइज ऑफ डायपोल बहुत ही छोटा है, ठीक है, 10 टू द पावर -7 में। तो वही चीज है, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ डायपोल, ये अगर हम ज्यादा दूर देखें
एक्सिस ऑफ डायपोल पे ही देख रहे हैं, एक्सियल पोजीशन पे ही देख रहे हैं, इसको हम एक्सियल लिख दे रहे हैं, एक्सिस लिख दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस। तो अगर आर वेरी मच ग्रेटर देन ए, हम ये कंडीशन ले रहे हैं, ध्यान रखना, फॉर आर वेरी मच ग्रेटर देन ए, आर स्क्वायर ऑल्सो वेरी 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 मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर, क्योंकि कोई नंबर अगर किसी नंबर से बड़ा है, जैसे कि 10 5 से बड़ा है, तो 10 स्क्वायर जो होगा ना वो 5 स्क्वायर से थोड़ा बड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं होगा जितना ये है, उससे कई ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि 10 5 से बड़ा है तो 5 का डबल है, 5 इंटू 2 करके 10 आ जाता है। लेकिन 10 स्क्वायर 5 स्क्वायर से बड़ा है, तो ये 100 और ये 25, तो 25 का 4 मल्टीप्लाई करके 100 आता है। समझ में आई बात? कुछ स्क्वायर कर देने से वो जो बड़ा है वो और बड़ा, और जो छोटा है वो और छोटा हो जाता है, ऐसा समझ लो। मतलब छोटा है वो बड़ा होगा, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग उतना बड़ा नहीं हो पाएगा। तो अगर आर बहुत बड़ा है ए से, तो स्क्वायर करके और बड़ा हो जाएगा ए से। तो इतने बड़े केस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम किसी चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना नहीं करेंगे कभी भी। यानी कि आर स्क्वायर के साथ अगर ए या ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड होता तो हम कभी नहीं कह सकते थे कि यहाँ पे हम नेग्लेक्ट कर देंगे ए स्क्वायर को और आ जाएगा आर स्क्वायर, इम्पॉसिबल। ठीक है, हाँ एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है तो चलेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मान लो आर स्क्वायर है 1 करोड़, मान लो आर स्क्वायर है समथिंग 1 करोड़ और ए है 0.001, तो सीधी बात है बहुत छोटा हो गया ना, ऐड करें भी या सब्ट्रैक्ट करें भी तो क्या मतलब है, नहीं भी दिखाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए उसको हम मान लेते हैं कि वो नेग्लेक्ट हो गया है। आई बात समझ में? इसीलिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट करेंगे और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर ही आ जाएगा। बात आई समझ में? किसी कुछ डाउट तो नहीं है ना? तो देखो यहां से ए नेग्लेक्ट नहीं हुआ, यहां से ए नेग्लेक्ट करेंगे हम। ठीक है, कंडीशन हमने लिख दी, ए नेग्लेक्ट करके बचेगा आर स्क्वायर। अब देखो क्या बचेगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 ए आर। देखो ऊपर से ए नेग्लेक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ नीचे से हुआ है, तो नीचे आर स्क्वायर बचा इसकी जगह पे, ए स्क्वायर तो नेग्लेक्ट हो गया, लेकिन बाहर भी तो एक स्क्वायर लगा है, तो एक्चुअली आर टू द पावर 4 बचा, क्योंकि बाहर भी एक स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो आर टू द पावर 4 बचा, बाहर पी कैप है, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आर क्यूब। तो यहां पे हम अगर इसी स्टेप में लिख दें तो ये बचेगा आर क्यूब। आई बात समझ में? फिर थोड़ा और सॉल्व इसको करें तो अच्छा रहेगा। देखो जरा ध्यान से, कट तो हम 4 को भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं ताकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक जैसा बना रहे, क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, फालतू में एप्सिलॉन नॉट और पाई आने लगेगा तो उसकी वैल्यू रखना ज्यादा मुश्किल होगा इन कंपैरिजन टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसकी वैल्यू सीधे सीधे 9 × 10⁻9 हम रख सकते हैं, तो इजी वैल्यू है। ठीक है, तो हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको थोड़ा और सॉर्ट आउट करते हैं, क्यू ले जाते हैं अंदर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4QA अपॉन आर क्यूब और पी कैप, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन इसमें से 4 में से 2 अगर हम अलग कर लें और एक 2 अलग रखें, ऐसे एक 2 यहां पे चलो रख लें ऐसे, और एक 2 इसमें रखें। आई बात समझ में? 2 क्यों किया? क्योंकि ये क्वांटिटी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ रही है। आई बात समझ में? ये चीज आ रही है, 2QA होता है ना, 2AQ 2QA, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस 2 को अब यहां पे ले सकते हैं, मतलब ये यहां पे ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लो, चलो इंटू 2 अलग से ऐसे, तो यहां ये चीज हो जाएगी 2P अपॉन आर क्यूब, और है यहां पे P कैप, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। ठीक, लेकिन यहां पे भी हम नहीं रुकेंगे, एक्चुअली हो गया है, ये भी फॉर्मूला हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक और चीज कर सकते हैं ना, यहां पे देखो P और P कैप है, तो जब भी कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होता है तो कंप्लीट वेक्टर बना देता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मतलब है कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो मतलब कंप्लीट वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, तो इसीलिए मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर हमेशा एक कंप्लीट वेक्टर बना देगा। तो यहां से P कैप और P मल्टीप्लाई होके बना देंगे कंप्लीट P, यानी कि P वेक्टर वाला P। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2
p, लेकिन इस बार p वेक्टर है, अपॉन आर क्यूब। ये हमारा फाइनल एक्सिस वाला फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको या डाउट है अभी भी? यहां देखो, अल्टीमेटली एक्सिस के लिए क्या फॉर्मूला आ रहा है, 1/4πε0 और 2p अपॉन आर क्यूब। और ये p कंप्लीट वेक्टर है, यूनिट नहीं है, ध्यान रखना। यूनिट होगा तो यूनिट लगाया जाएगा। ऐसा देखो लगा हुआ है ना छोटा सा ऐसे करके, तो यूनिट वेक्टर के लिए ऊपर कैप लगाया जाता है, वो नहीं लगाया, कंप्लीट वेक्टर है इस वजह से नहीं लगा। सबको आ गई बात समझ में? किसी कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है। यहाँ पे कैप नहीं लगा, लेकिन ये एक्चुअली यहाँ यूनिट वेक्टर है, लेकिन यहाँ पे देखो कन्वर्ट हो चुका है, ये दिखाया गया ना कि ये वैल्यू जो है ये पूरी की पूरी पूरा कंप्लीट वेक्टर बना देगी, जो हमने अभी बताया। आगे समझ में डाउट है किसी को? नहीं तो आगे बढ़े फिर। नहीं है? चलो यस सर, आगे बढ़िए। तो इसको हम मिटा रहे हैं। और अब हम दूसरी पोजीशन के लिए देखते हैं। ये तो हमारा हो गया एक पोजीशन के लिए, एक्सियल पोजीशन के लिए, कि एक्सिस ऑफ डायपोल पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या करेंगे, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। और मोस्ट ऑफ द केसेस में यही फॉर्मूला लगता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सिस ऑफ डायपोल पे हम पहले ही बता चुके होते हैं कि डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा दूर ली गई है। ठीक है, अब ये थोड़ा बहुत अंदाजे से करना पड़ेगा, यानी कि क्वेश्चंस करोगे तो समझ में आएगा कि दूर का मतलब, ज्यादा दूर का मतलब कितना। अब जैसे कोई 1 मिलीमीटर डिस्टेंस का डायपोल, मतलब लेंथ, इसका लेंथ ऑफ डायपोल 1 मिलीमीटर है, ठीक है, तो उसके केस में तो 15 मीटर भी काफी दूर हो गया ना। तो ऐसे भी यही बात हो रही है, हमने बताया ना कंपैरिजन ऑफ डायपोल में हम देखेंगे कि कितना दूर है या कितना पास है। ठीक, ये हो गई फर्स्ट पोजीशन के लिए। अब बात आती है सेकंड पोजीशन, यानी कि फॉर पॉइंट्स ऑन इक्वाटोरियल प्लेन। अब प्लेन की तो बाद में बात करेंगे, पहले देखेंगे कि इक्वाटोरियल पोजीशन ही क्या होती है। इक्वाटोरियल, तो इक्वा बता रहा है इक्वल को, ठीक है, यानी कि सेम। अब यहां सेम क्या है, सेम डिस्टेंस है, यानी कि हमें ऐसा पॉइंट लेना है जिस पॉइंट का प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम हो, बिल्कुल सेम, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 माइक्रोमीटर का भी फर्क ना हो, एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे लेना है। तो अब तुम लोग बता सकते हो कहां पे होगा? बता सकते हो? उसके सेंटर पे। एक पॉइंट तो उसके सेंटर पे मिल सकता है जो दोनों सेम डिस्टेंस पे है, सही बात है ना? उसके अलावा अगर हम इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर दोनों तरफ सेंटर से, यानी कि ये डायपोल है, डायपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें हम इसके सेंटर से, तो इस पे भी सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे नहीं होंगे। ठीक से चेक करो जरा, देखो ये रहा डिस्टेंस और ये रहा डिस्टेंस, समथिंग इसको r मान लेते हैं, मतलब अभी r1 मान लेते हैं और इसको r2 मान लेते हैं। अभी हम मान के नहीं चल रहे हैं कि सेम डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब देखो ये कितना है a, ये कितना है a, ठीक है, ये लाइन दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में ये लाइन बीच वाली कॉमन है, ठीक। अब कोई भी दो ट्रायंगल में अगर दो साइड कॉमन हो, यानी कि ये भी a ये भी a, एक एक साइड ये कॉमन और एक एक साइड ये कॉमन, मान लो ये लेंथ कुछ है b है, ठीक है, ये कॉमन, उसके अलावा एक एंगल भी कॉमन हो, तो साइड एंगल साइड वाली सिमेट्री नहीं आ जाएगी। याद है कुछ सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स होते थे, साइड एंगल साइड के बेसिस पे, तो ये सिमेट्री यहां पे अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि और सिमेट्री हो जाने से फिर क्या होता है, सिमेट्री हो जाने से ये होता है कि सारे एंगल्स ट्रायंगल के इक्वल हो जाते हैं और बाकी साइड्स का जो रेशियो है वो सेम हो जाता है, यानी कि ये वाला साइड इसके सिमेट्रिक है अगर, तो इनका जो रेशियो होगा और ये वाला साइड आपस में सिमेट्रिक है तो इनके रेशियो के बराबर होगा, तो फिर इन दोनों साइड्स का भी रेशियो आपस में सेम होगा, यानी कि यही सेम रेशियो आएगा। तो a अपॉन a कितना आता है 1, b अपॉन b भी कितना आता है 1, तो r1 अपॉन r2 भी कितना आ रहा है
आएगा 1, क्योंकि ट्राइंगल सिमेट्रिक प्रूव होने के बाद हम कह सकते हैं कि थर्ड साइड भी सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक होने का मतलब रेशियो सेम एज अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड का जो रेशियो था एक एक लिया, तो इसका भी ऐसे ही हो गया, R1 बाई R2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अब अगर R1 बाई R2 1 है तो R1 इज इक्वल टू R2 नहीं हो गया, क्योंकि R2 को उधर लेके चले जाओ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बदला R1 इज इक्वल टू R2। इसका मतलब है ये दोनों साइड भी सेम है, और सेम है तो डिस्टेंस हो गई ना ये साइड, तो ट्राइंगल के बेस पे ये साइड क्या थी, डिस्टेंस थी हमारी, तो ये R ये भी R। क्लियर हुआ सबको या नहीं? यस सर। है ना, मतलब कि अगर हम इस डायपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्ट भी, बाइसेक्ट का मतलब बिल्कुल सेंटर से कट करना चाहिए, मिड पॉइंट से कट करना चाहिए, ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हर पॉइंट जो होगा वो सेम डिस्टेंस पे होगा इन दोनों चार्जेस से। किसी भी पॉइंट का अगर हम देखेंगे तो बात बिल्कुल सेम आने वाली है, क्योंकि हर पॉइंट के लिए ये a बराबर, ये दोनों साइड कॉमन, ये फिर a बराबर, तो और ये दोनों एंगल 90-90, ट्राइंगल सिमेट्रिक, ये दोनों साइड भी बराबर, तो फिर वही r इज इक्वल टू r मतलब सेम डिस्टेंस। तो ये इक्वाटोरियल पोजीशंस हो जाएंगे ना, एक लाइन पूरी की पूरी एक लाइन ही इक्वाटोरियल हो जाएगी। सही है, लग रहा है ना ऐसा? किसी को समझ में ना आ रहा तो बता सकता है कि पूरी एक लाइन कैसे इक्वाटोरियल पोजीशन हो जाएगी, प्लेन सॉरी इक्वाटोरियल लाइन हो जाएगी, उस लाइन पे हर पॉइंट ही इक्वाटोरियल पोजीशन के जैसा है। आ गया समझ में सबको? पक्का है? कुछ डाउट है? अलीना, शिफा, रिया, दिव्यांशु? नो सर, नहीं ना? क्लियर है। अच्छा, अभी तो लाइन दिखी ना खाली, एक चीज और है, क्लियर है सर। एक चीज और है। एक पेपर लो, या करके देखना है करके देख लो, या तो इमेजिन करना है तो इमेजिन कर सकते हो। एक पेन लो, ठीक है, पेन, वो पेन की लेंथ मेजर कर लो स्केल से, और उस पेन के मिड पॉइंट पे एक मार्क कर दो, किसी दूसरे मार्कर से, किसी चीज से उसके मिड पॉइंट पे, जहां पे भी मिडिल आ रहा हो, भी दोनों तरफ से डिस्टेंसेस बराबर आ रही हो, एक मार्किंग कर दो, बस एक निशान टाइप का कुछ बना दो, समझ रहे हो, ऐसा कुछ निशान बना दो। उसके बाद एक तरफ होगी पेन की निप, यहाँ पे होगी पेन की निप, ठीक, उसको एक पेज के अंदर इंसर्ट करवा दो। समझ में आ रही है ना बात, क्या कहना चाह रहे हैं? एक पेज के अंदर इंसर्ट करवा दो, तो कुछ इस तरह से एक पेज के अंदर दिख रहा है सबको, एक पेज के अंदर इंसर्ट करा दो, और ऐसे ऐसे इंसर्ट कराओ होल करके कि वो जो मार्किंग है वहां पे पेज आके रुकना चाहिए, मतलब पेज का जो जहां टच कर रहा है पेन को वो मार्किंग के पास होना चाहिए। अब बताओ कि इस पेन के कितने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए जा सकते हैं 90 डिग्री इस पेज पे बन जाएंगे ना, क्योंकि पेज इससे 90 डिग्री होगा, करके देख सकते हो, ठीक है। तो इस पेज पे इनफाइनाइट बनाए जा सकते हैं। इस पॉइंट से जितने भी तुम लाइंस बनाओगे इस पेज पे, वो लाइंस परपेंडिकुलर टू द पेन होंगी, मतलब कि क्योंकि वो लाइन पेज पे है और पूरा पेज ही परपेंडिकुलर है, यानी कि तुम अपने टेबल पे भी एक पेन ऐसे खड़ा करके रखो, और टेबल पे जितने भी दूसरे पेन हैं, सोचो टेबल अगर परपेंडिकुलर है इस खड़े वाले पेन के, तो बाकी सारे पेन भी तो परपेंडिकुलर हो गए ना, क्योंकि वो सारे पेन टेबल के प्लेन पे हैं। उसी तरह से अगर ये पेज इस पेन के परपेंडिकुलर है, तो इस पेज पे जितनी लाइंस बनेंगी वो सब परपेंडिकुलर होंगी। बस खाली हमें इतना ध्यान देना है कि वो पास इस पॉइंट से करें, यहां से करें, पेन के सेंटर से करें, बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं, मतलब इधर ऐसी कोई लाइन नहीं बनानी है, ठीक है। तो ये सारी लाइंस होंगी क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो फिर इन सारी लाइंस पे इक्वाटोरियल पोजीशन होनी चाहिए, और मीनिंग क्या हुआ, अल्टीमेटली इस पूरे प्लेन पे ही इक्वाटोरियल पोजीशन मिलेगी तुमको, ये पूरा प्लेन ही इक्वाटोरियल है। अब ये सिर्फ इतना ही बड़ा प्लेन नहीं, तुम और बड़ा पेज ले लो, और बड़ा प्लेन मिल जाएगा तुमको, यानी कि उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्रॉस करने वाला प्लेन एक इक्वाटोरियल प्लेन होगा, उस प्लेन का हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होगा, इस चार्ज से भी और इस चार्ज से भी। इन्होंने ये पॉइंट लिया, हम कहीं भी कोई पॉइंट ले सकते हैं, हमें यहाँ साइड से भले ना दिखे, लेकिन एक्चुअली में कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट भी इससे सेम डिस्टेंस पे है, साइड से देखने में पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये 3D में बना हुआ है,
ये डिस्टेंस दोनों सेम आएंगी। सबको क्लियर हो गया क्या है इक्वाटोरियल प्लेन, कौन सी पोजीशन की बात हो रही है? हो गया ना? डाउट है तो बताओ जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ऐसे किसी पॉइंट पे हमें ढूंढना है। अब देखो यहाँ पे कोई भी हमने इस पॉइंट प्लेन पे एक पॉइंट ले लिया, वहां पे हम निकालने वाले हैं इक्वाटोरियल प्लेन पे, इक्वाटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। तो फिर वही चीज है कि हम लोग अलग अलग चार्जेस के बेसिस पे ही पहले निकालेंगे और उसके बाद दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। तो पहले हम प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकाल लें इस पॉइंट पे, तो पहले तो डायरेक्शन ही निकाल लो। ये है प्लस क्यू चार्ज, तो ये अपने अलोंग इस डायरेक्शन में फील्ड बनाएगा अवे। ये है माइनस क्यू चार्ज, तो ये पी पॉइंट पे अपने अलोंग फील्ड बनाएगा, यानी कि अपने अपनी तरफ, खुद की तरफ, टूवर्ड्स। पॉजिटिव चार्ज अवे बनाता है और नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स, तो ये अवे बने पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फील्ड और नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स फील्ड, क्योंकि यहाँ है नेगेटिव चार्ज, अपनी तरफ ही फील्ड बनाएगा इस पी पॉइंट पे। आ गया समझ में सबको? हो गया, डायरेक्शन मिल गई। उसके अलावा अगर हमें यहीं से सिर्फ वेक्टर देखना है तो वो भी मिल जाएगा। इन दोनों का पैरेललोग्राम बना लो, इन दोनों से पैरेललोग्राम बना लो, मतलब कि इसके हेड से इसके पैरेलल लाइन, और इसके हेड से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है, पैरेललोग्राम बन जाता है। तो देखो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि दूसरे वाले वेक्टर के पैरेलल है, और यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि दूसरे वाले वेक्टर के पैरेलल है। तो यहां मीट करेगी, यहां से यहां मिला देंगे और ये बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। आ गया समझ में सबको? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बन जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे दिखने के लिए तो आ गया, वैल्यू क्या आएगी देखना पड़ेगा। उसके लिए हमें चाहिए ये डिस्टेंस, जो भी हो, समथिंग आर। इस तरफ आर है तो इस तरफ भी आर ही आएगी, अलग अलग तो नहीं है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं इक्वाटोरियल प्लेन है, सेम डिस्टेंसेस आएंगी, ठीक है। तो कोई एक कैलकुलेट कर ले, काम चल जाएगा। अब देखो वो जो पॉइंट लिया है हमने, उस पॉइंट के सेलेक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये थीटा कुछ अलग अलग होगा। अगर मान लो हम यहाँ पॉइंट लेते तो सोचो थीटा अलग होता ना, थीटा ये आता, कम आता। ऊपर कहीं पॉइंट ले लेते तो थीटा थोड़ा सा ज्यादा आ जाता। तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ये थीटा अलग अलग होगा, ठीक है। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग हम कुछ चीजें निकाल सकते हैं, लेकिन थीटा फॉर्म में नहीं रख सकते उसको। अल्टीमेटली हमको डायपोल की जितनी प्रॉपर्टी मालूम है उनके अलावा किसी फॉर्म में किसी चीज को लास्ट में नहीं रखना है। हमें डिस्टेंस मालूम होगी उस पॉइंट की, हमें डायपोल का जो लेंथ है उसका हाफ मालूम है ए, ये सब मालूम है। इसके फॉर्म में अल्टीमेटली हमको फॉर्मूला चाहिए। तो ये हो गया आर, ये हो गया ए, ठीक है। लेकिन ये आर नहीं होगा, ये वो वाला आर होगा जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में रखना है, और ये वाला डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस होगी। अभी पीछे भी हम लोगों ने देखा आर हमने कहां से लिया था, डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस ली थी पी पॉइंट की, ना कि डायपोल के किसी एक चार्ज से। तो यहां भी हम डायपोल के सेंटर से एक आर डिस्टेंस पे पॉइंट ले रहे हैं। ये समझ में आया? तो ये आर है, ठीक। तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, एक नाम दे दें, समझो ये ओ है पॉइंट, ये ए है और ये पी है। तो ट्राइंगल ओ ए पी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल कहां पे है? ओ पे है, साफ साफ दिख रहा है, वो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये। उसके अलावा हमको एपी डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हमको जब ये निकालना पड़ेगा ना 1/4πε0 क्यू बाई एपी स्क्वायर रखना पड़ेगा, क्योंकि क्यू चार्ज से पी की डिस्टेंस ए से पी तक की डिस्टेंस ही है, तो इसीलिए हमको एपी अल्टीमेटली चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस, ठीक है। एपी की वैल्यू क्या आ सकती है? एपी क्या है? हाइपोटेनस, क्योंकि वो 90 के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो एपी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा पीओ स्क्वायर प्लस एओ स्क्वायर। अब देखो उस ट्राइंगल में ध्यान से, ये ट्राइंगल है, ठीक है। एपी स्क्वायर इज इक्वल टू पीओ स्क्वायर प्लस एओ स्क्वायर। तो पीओ कितना है? पीओ ये है, तो हम रखेंगे आर स्क्वायर। और एओ कितना है? एओ ये है, यानी कि स्मॉल ए, तो प्लस ए स्क्वायर। तो एपी स्क्वायर तो ये आ गया, तो एपी क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एपी की वैल्यू आ गई, हम रख सकते हैं आराम से। यहाँ पे भी सेम ही वैल्यू आएगी, अलग तो आएगी नहीं, क्योंकि ट्राइंगल वगैरह सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम इस पॉइंट को बी माने तो पीबी की वैल्यू भी एपी के बराबर ही आएगी, ठीक है। तो एपी और बीपी दोनों के दोनों सेम है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि सेम ट्राइंगल बनेगा, सेम कैलकुलेशन होगी, सेम आएगा। क्लियर? ये मिल गया। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। देखो
तो ई प्लस क्यू की वजह से मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, नीचे डिस्टेंस में आएगा। कुछ डाउट आ रहा है किसी को या आ रहा है समझ में? डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो। 1/r² प्लस ए सॉरी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस रूट में आई थी तो डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब ये रूट वाले पूरे का स्क्वायर। लेकिन ये रूट वाले पूरे का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ r² प्लस ए स्क्वायर। सेम है। अब देखो दूसरा निकालेंगे माइनस क्यू की वजह से, तो माइनस क्यू की वजह से भी मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि एक्सियल पोजीशन में प्लस क्यू माइनस क्यू से डिस्टेंस अलग थी, इसीलिए मैग्नीट्यूड अलग आया था। लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम आएगा, कुछ कैलकुलेशन अलग हुई नहीं ना। बीपी की वैल्यू भी वही है, बीपी स्क्वायर रखोगे भी तो अंडर रूट कटेगा, सिर्फ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो तब भी आएगा नीचे, और ऊपर क्यू ही आने वाला है इसमें भी, सीधी बात, क्योंकि हम यहाँ पे हम सिर्फ लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया? लेकिन हमको तो इसका वेक्टर सम करना है ना, हमको करना है इसका वेक्टर सम। तो देखो अगर हमें डायरेक्शंस पता होती हैं तो हम वेक्टर सम सीधे सीधे कर सकते हैं। एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पता होती हैं तो हमको कंपोनेंट्स लेने पड़ते हैं, और कोई बात नहीं। तो एक पॉसिबिलिटी ये है इनका रिजल्टेंट निकालने का, प्लस क्यू का रिजल्टेंट निकालने का और माइनस क्यू वाले का रिजल्टेंट निकालने का, यानी कि ई को निकालने की, कि इन दोनों के ले लो कंपोनेंट। यहां पे इसका एक कंपोनेंट आएगा प्लस क्यू का, और यहीं पे इसका भी एक कंपोनेंट आएगा माइनस क्यू का। ठीक है, दोनों का एक एक कंपोनेंट आएगा। तो अब वो कंपोनेंट कौन सा वाला होगा, कॉस वाला या साइन वाला, कैसे पता चलेगा? ये थीटा पहले से गिवन था, दिया हुआ थीटा था। तो सोचो यहाँ हॉरिजॉन्टल से इस लाइन का एंगल थीटा है, तो यही लाइन तो आगे बढ़ रही है ना, यही लाइन ऐसे आगे बढ़ रही है सीधा, और ये हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो एंगल क्या हो गया, थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा। तो थीटा साइड ई का क्या कंपोनेंट आएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। समझ में आ गया? थीटा साइड कॉस थीटा कंपोनेंट। और फिर इस तरफ से भी ये क्या होगा, थीटा। कैसे हमें पता, देखो ये ट्राइंगल सेम था, सिमिलर ट्राइंगल था, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, मतलब ये वाला थीटा तो ये भी थीटा। और अगर ये थीटा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये ट्रांसवर्स लाइन, अगर यहाँ पे थीटा बन रहा है तो यहाँ पे भी थीटा ही बनेगा, क्योंकि ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स हैं ये। ऐसा कुछ ऐसे है, ऐसे ये वाले और ये वाले एंगल सेम होते हैं, यही चीज यहाँ भी हो रही है। तो ये वाला भी हो गया थीटा, तो इसका कंपोनेंट भी ई माइनस क्यू, लेकिन आएगा कॉस थीटा वाला ही। ठीक है, तो इसका भी कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा, यानी कि दोनों के कॉस थीटा कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, सेम डायरेक्शन में आएंगे, पक्की बात है। आया समझ में? लेकिन हम कॉस थीटा में रख नहीं सकते हैं। देखो ये चीज आ रही है, कॉस थीटा कंपोनेंट ऐड किया गया है, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या टोटल ई का। लेकिन डायरेक्शन क्या है, जरा गौर से देखो, ये जो फाइनल ई आया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में है। अगर हम ये सब मिटा दें, सब मिटा दें, देखो अब जरा ध्यान से देखो, ये ई जो है, ये डायपोल मोमेंट क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहां से यहां, सही है। तो डायपोल मोमेंट इस तरफ है, ई किस तरफ है, उसके ऑपोजिट नहीं है। समझ पा रहे हो तुम लोग? डायपोल मोमेंट ई के एग्जैक्टली ऑपोजिट है, माइनस है। तो अगर हम डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ई को लिखना चाहें तो हमको एक माइनस लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए हम लगा देंगे एक माइनस। हो गया, कॉस थीटा भी यहां से आ जाएगा कॉमन। तो ऐसा कुछ दिखेगा तुमको, जैसा कि ये फॉर्मूला दिख रहा है वेक्टर फॉर्म में। आया समझ में? कंफ्यूजन है किसी को तो बता सकता है। ये दिखेगा। अब इसमें भी हमको कॉस थीटा के फॉर्म में नहीं रखना है, क्योंकि हमें नहीं पता ये थीटा क्या है और कोई कैलकुलेट करने बैठेगा भी नहीं, सीधी सी बात है, नहीं पता। तो थीटा कैसे यहाँ पे किसी और फॉर्म में निकाल लें। ये ट्राइंगल है AOP जो बनाया था, OAP, ये थीटा है। तो अब कॉस थीटा अगर निकालना है तो वो तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यहाँ पे AO नजर आ रहा है,
क्योंकि पीओ तो परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस, या हाइपोटेन्यूस ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो बेस क्या हो गया, बेस हो गया हमारा AO, तो AO अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि AP। ठीक है, तो AP की वैल्यू तो निकाली हम लोगों ने, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही वैल्यू रख देंगे यहाँ। और AO कितना है, AO वो A है, स्मॉल ए, तो आ तो गया कॉस थीटा, यही कॉस थीटा उठा के हम यहाँ पे नीचे रख देंगे, A अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जब हम ये सारी वैल्यूज रखेंगे यानी कि E प्लस क्यू, E माइनस क्यू की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू, तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों को ऐड करेंगे तो बाहर आ जाएगा, Q भी बाहर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा बाहर। एक्चुअली देखा जाए तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी बाहर आएगा क्योंकि वो भी दोनों में बिल्कुल सेम है यहाँ पे, इस केस में ये हो गया बाहर। ठीक, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1, बाहर एक माइनस तो पहले से लगा हुआ है, इन दोनों की वैल्यू सेम थी ना, तो अंदर सिर्फ 1 1 बचा, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2, डबल हो गया इसका, तो यहीं पे हम लगा सकते हैं 2Q। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है। किसी को ये कंफ्यूजन है कि ये कैसे आ गया, बोल दो, अभी बता देंगे तुरंत। नहीं है, चलो आगे चलते हैं। देखो, प्लस क्यू की वैल्यू रखेंगे ये, फिर माइनस क्यू की वैल्यू रखेंगे ये, दोनों को करना है ऐड, और ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो अगर हम इसको के नाम दे देते तो के प्लस के क्या हो जाता, 2K, तो फिर क्या हो जाता, 2Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि लिखा भी था हमने, है ना, 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो आएगा, हो गया। उसके अलावा एक cos थीटा भी तो है मल्टीप्लाई में, और एक p कैप है, तो p कैप को तो चलो ऐसे ही लिख देंगे बस p कैप, cos थीटा को रखना पड़ेगा, तो cos थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आएगी cos थीटा की वैल्यू, वही रख दी हमने। ऊपर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसको उस फॉर्म में लिख लेते हैं, ऊपर है 2Q और a, तो ऊपर लिख देंगे 2QA, डिवाइडेड बाय नीचे है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक बार ऐसे ही है 1 पावर वाला और एक बार अंडर रूट वाला, तो अगर पावर कोई मतलब x की पावर 1 है और इंटू एक्स की पावर 1/2 है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो x टू द पावर 1 प्लस 1/2 मीन्स x टू द पावर 3/2, 1 प्लस 1/2 करके देख सकते हो तुम लोग, एलसीएम लेके 3/2 आएगा, तो डायरेक्टली इसका आ जाएगा 3/2 और ये होगा p कैप। ये हो गया इक्वाटोरियल पोजीशन का जनरल फॉर्मूला, जैसे कि एक्सियल का आया था एक जनरल फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ये भी ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक, फिर वही कंडीशन हम लगा देंगे, कन्वेंशन ले लेंगे कि व्हेन आर वेरी मच ग्रेटर देन a, यानी कि हम इक्वाटोरियल प्लेन पे तो देख रहे हैं लेकिन हम काफी दूर देख रहे हैं, डायपोल के साइज के हिसाब से हम काफी दूर देख रहे हैं, मतलब वहां से डायपोल एक छोटा सा पॉइंट जैसा दिखेगा, इतना दूर, तो ठीक है, आर ग्रेटर देन ए, तो आर स्क्वायर ऑल्सो वेरी 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 मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर, मीन्स आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में से हम नेग्लेक्ट करते हैं ए स्क्वायर को, तो बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर। ठीक है, समुद्र में से एक बूंद पानी निकालने का सब, तो सिर्फ आर स्क्वायर ही, पूरा समुद्र बचा ही होगा, आर स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम रखें इसको तो क्या आएगा फिर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, 2QA को हम P रख सकते हैं क्योंकि 2QA P होता है मैग्नीट्यूड में, नीचे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को सिर्फ आर स्क्वायर रखेंगे, पावर आएगी 3/2, इधर आएगा P कैप, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो r टू द पावर 2 है और इंटू 3/2 है, क्योंकि पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 2 कैंसिल, r क्यूब बचा, तो यहाँ पे आया नीचे r क्यूब, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P और ये वाला P मिला के हो जाएगा कंप्लीट P वेक्टर और नीचे हो जाएगा r क्यूब। आ गया हमारा इक्वाटोरियल का जनरल फॉर्मूला। समझ में आया सबको, प्रॉब्लम है या आ गया, बताओ जल्दी। ये देखो ये चीज आ गई, लेकिन हम ऊपर से माइनस लेके नहीं चल रहे थे, जबकि माइनस लेके चलना था, क्यों, क्योंकि P की सेम डायरेक्शन में नहीं है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पे बात हुई थी,
इलेक्ट्रिक फील्ड P की सेम डायरेक्शन में नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो P का अगर हम लिखेंगे तो हमको माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से नहीं लेके चल रहे थे, यहाँ लगा देते हैं माइनस माइनस, तो सब जगह आएगा लास्ट में माइनस। क्लियर है? तो देखो इसमें माइनस भी आ रहा है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो P के ऑपोजिट डायरेक्शन में E है। सबको हो गया क्लियर? कुछ डाउट हो बता दो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। और इन दोनों में बस यही देखना है तुमको, ये फॉर्मूला सिर्फ इस कंडीशन के साथ ट्रू है और ये फॉर्मूला इक्वेटोरियल वाला सिर्फ इस कंडीशन के साथ ट्रू है, इसके अलावा इसके बिना ट्रू नहीं होगा ये फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला डायपोल की एक्सिस पे होगा और ये फॉर्मूला इक्वेटोरियल प्लेन पे होगा, तभी लगा सकते हैं। और देखो काफी सिमिलैरिटी है, P अपॉन 4πε0r क्यूब और 2P अपॉन 4πε0r क्यूब, डायरेक्शन अलग अलग है, माइनस है एक प्लस है, और दूसरी बात सिर्फ इसमें 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 नहीं है बस। इसका मतलब इक्वेटोरियल प्लेन के अकॉर्डिंग उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो एक्सियल प्लेन पे डबल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, और एक्सियल प्लेन पे इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इक्वेटोरियल पे ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, प्लस माइनस जो बता रहा है, और 2 बता रहा है डबल। आ गया सबको समझ में? बताओ, कंफर्मेशन दो, फिर हम आगे बढ़ें सब लोग। आ गया। यस सर। ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और यहाँ पे देखने वाली एक बात यह है कि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर पे डिपेंडेंट थी, 1/r² पे, लेकिन डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ डिपेंडेंसी रखती है। इसका मतलब डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंपैरिजन टू पॉइंट चार्ज ज्यादा तेजी से डिक्रीज होती है, यानी कि आर मान लो पहले 1 मीटर था, अब आर तुमने 3 मीटर कर दिया, तो तुमने आर ट्रिपल कर दिया, आर डैश समथिंग हो गया 3 मीटर। तो 1/r³ में जब हम आर डैश की उसमें देखेंगे तो आर डैश क्यूब यहां से क्या हो जाएगा, 1/3r³, ट्रिपल कर दिया ना, आर डैश इज इक्वल टू क्या है, 3 इंटू आर जैसा ही तो है, 1 इंटू 3 मतलब r इंटू 3, तो यहां से 1/9r³, सॉरी 27। कुछ समझ में आया? डिस्टेंस ट्रिपल करने से 1/27 फील्ड हो जाती है, क्योंकि 1/r³ तो उसमें भी था, पहले के मुकाबले फील्ड इतनी ज्यादा तेजी से डिक्रीज होती है, जबकि उसमें क्या था, ट्रिपल करने पे 9 टाइम्स 1/9 हो जा रही थी, और इसमें क्या है 1/27 हो जा रही है। डबल करने पे, डिस्टेंस डबल करने पे वहां पे 1/4 इलेक्ट्रिक फील्ड हो जा रही थी, और यहाँ पे 1/8 हो जाएगी। आई बात समझ में? क्योंकि क्यूब डिपेंडेंसी है, r³ r² भी नहीं है, ठीक है, यानी कि डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ज्यादा तेजी से डिक्रीज होती है, यही बात दिखाई जा रही है, ठीक है। नोटिस द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट द डायपोल फील्ड एट लार्ज डिस्टेंसेस फॉल्स ऑफ not as 1/r² but as 1/r³। Further, the magnitude and the direction of the dipole field depends not only on the distance r but also the angle between the position vector r and the dipole moment p। सही है, इस सब पे भी डिपेंड करता है, पढ़ लेना, बाकी तुम लोग देख सकते हो। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल का, कहाँ दिखता है? फिजिकल सिग्निफिकेंस हर चीज का ये होता है कि एक्चुअली में प्रैक्टिकल लाइफ में या वैसे हम लोग कहाँ देख सकते हैं, बोल तो दिया एक चार्ज इधर एक चार्ज इधर, बीच में सेपरेशन, ये कोई करता थोड़ी ना रहता है, नेचर ने ऐसा कुछ करके रखा हुआ है क्या? पहले से किया हुआ है एटम के अंदर, क्योंकि एटम में भी बीच में न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये क्या है, इतनी ही रेडियस पे है ना हर टाइम पे इलेक्ट्रॉन, तो डिस्टेंस फिक्स, पॉजिटिव चार्ज सेम, नेगेटिव चार्ज सेम, मतलब कि एक डायपोल। ये किसी ने नहीं कहा, देखो अभी ये बात बिल्कुल नहीं हुई कि डायपोल की पोजीशन, डायपोल में जो चार्जेस है उनकी पोजीशन फिक्स होनी चाहिए, लीनियरली आगे या पीछे नहीं जाएगा, लेकिन अगर घुमाना चाहें घुमा सकते हैं, उसमें क्या है, ये डिस्टेंस बराबर रहेगी। हमने बोला था ना फिक्स सेपरेशन, यही बात है बस, ठीक है, घूमता भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, सेपरेशन फिक्स होना चाहिए बस। और ये कोई ऐसा कोई सच में रॉड जैसी फिजिकल चीज नहीं होती जो उसको सेपरेट करती है, वो कुछ भी ऐसा रैंडम हो सकता है, क्लियर, कोई भी फोर्स ऐसा हो सकता है जो उनको सेपरेटेड रखे। तो एटम के अंदर भी डायपोल बनता है, ठीक है, और यही रीजन होता है पोलराइजेशन का, कुछ एटम्स, कुछ मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड हो जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल पोलराइजेशन शो करते हैं, कुछ नहीं शो करते हैं, ठीक है, मेनली यही मैटर है। और वही जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और किसी एक तरफ चार्ज शिफ्ट हो जाता है, ये सब बातें इसी वजह से होती हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना H2O क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है,
क्यों? क्योंकि O ज्यादा स्ट्रांग है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो बना है H और O का मिला के अपनी तरफ ज्यादा शिफ्टेड रखेगा और O की तरफ से खींचे रहेगा। तो ये स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज और ये स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है और बीच में एक सेपरेशन है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव एक डायपोल मोमेंट आ जाता है, मतलब डायपोल क्रिएट हो जाता है। लेकिन वही दोनों एटम अगर ज्यादा बड़े छोटे ना हो, जैसे कि CO2 में क्या है कि CO2 जिस तरह से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें क्या है कि वो ज्यादा छोटा बड़ा नहीं है। कार्बन और ऑक्सीजन बहुत पास पास के एटम हैं, बहुत मतलब कम उनमें गैप है एटॉमिक नंबर का, ठीक है, या चार्जेस का बोल सकते हो। तो इस वजह से कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग बहुत कम स्ट्रांग नहीं है, तो इनके बॉन्ड में जो चार्ज होता है वो बीच बीच में होता है, ना ज्यादा राइट ना ज्यादा लेफ्ट, ना मतलब किसी की तरफ टिल्टेड नहीं होता है, तो इसीलिए कोई पोलराइजेशन नहीं आता, तो पोलर पोलर मॉलिक्यूल नहीं होता इतना इजीली। लेकिन H2O पोलर होता है, तो ऐसे ही वहीं पे मतलब डायपोल की बात आ रही है, वहां पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से ही तो पोलर हो रहा है ना वो, इसीलिए ये था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर हो गया सबको? कुछ भी डाउट नहीं है? बताओ जल्दी से। चलो क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब वही डायपोल जो था उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे थे। लेकिन अगर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी छोड़ दें, उसको किसी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देखें कि क्या होता है, यानी कि इसकी तो अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी रही है, अभी देखा हम लोगों ने इक्वेटोरियल प्लेन पे देखा, एक्सियल प्लेन पे एक्सियल पोजीशन पे देखा। लेकिन अगर हम इसकी मतलब इसकी फील्ड को अभी छोड़ दें, ये ना कहें कि इसकी कोई फील्ड है और मतलब इसकी फील्ड तो इसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगी ना, कम से कम ये किसी दूसरे फील्ड में रखा हुआ है, जैसे कि एक चार्ज है वो किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में रखा हुआ है ना। तो अभी हम इसकी फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि इस पे इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है इसकी फील्ड में रखने की वजह से। तो ऐसे ही किसी दूसरी फील्ड में रखने की वजह से इस डायपोल पे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है ये हम देखेंगे। डायपोल पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा, कैसा फोर्स लगेगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखने पे तो हमको मालूम है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, ठीक है, और हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, क्योंकि F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, दोनों वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो Q पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये नंबर अगर पॉजिटिव है तो E और F का डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम हो जाता है, और अगर और अगर Q नेगेटिव है तो उस चक्कर में E और F का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि E अगर राइट है तो F लेफ्ट में होगा, ठीक। तो नेगेटिव चार्ज अगर हम नहीं सेम यहाँ पर रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मतलब लेफ्ट का मतलब अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको फोर्स लगाती है, तो ये इसका फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जबकि राइट है तो फोर्स लग रहा है लेफ्ट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। आया सबको समझ में? किसी कुछ डाउट तो नहीं है? ये क्या हुआ, कोई चला गया क्या? शायद अलीना। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसी तरह से है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पे इस तरह से फोर्स लगाती है, लेकिन एक पूरे डायपोल पे कैसे लगाएगी? तो अभी भी हमने पीछे बोला कि भले डायपोल एक ही एंटिटी है, उसको हम मानते हैं एक एंटिटी, लेकिन जब भी हम चीजें देखते हैं ना तो उनको टुकड़ों में ही देखते हैं, यानी कि ब्रेक ब्रेक करके देखते हैं, हर चीज को सेपरेटली देखते हैं। तो यहाँ पे भी डायपोल है क्या, अल्टीमेटली दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उन दोनों पे ही तो फोर्स लगाएगी, डायपोल में बीच में तो नहीं लगाने लगेगी कहीं पे, लगाएगी तो अल्टीमेटली उन दोनों पे ही फोर्स। तो हम देखेंगे कि उन दोनों पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है तो कैसा मूवमेंट होगा या कैसा बिहेवियर होगा डायपोल का, ठीक है, कैसा फील करेगा डायपोल, सीधी सीधी सी बात। क्लियर है? अब जरा ध्यान दो इस फिगर पे, काफी इजी ही है। हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की फिलहाल बात कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि किसी डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, या फिर कम कहीं भी कम ज्यादा है, इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, हर जगह स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी है। डायरेक्शन देखो दिखाई गई है पेज के अकॉर्डिंग अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पेज के अकॉर्डिंग है अप, ठीक। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। डायपोल को ऐसे रखा हुआ दिखाया गया है, रैंडम एक पोजीशन है उसकी, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे डायपोल का माइनस क्यू चार्ज है, तो डायपोल मोमेंट इस तरफ है, ठीक है, ये भी बात हो गई।
अभी तुम सारी चीजों को मत देखना, ये सब अभी मत देखो, अभी सिर्फ इतना देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक डायपोल रखा हुआ है, प्लस माइनस क्यू चार्ज डायपोल का लेफ्ट में है और प्लस क्यू राइट में है और थोड़ा सा टिल्टेड है, और पी का डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू दिखाया गया है। इतना अभी देखो। अब एक एक करके देखेंगे। हम सिर्फ माइनस क्यू पे देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ फोर्स लगाएगी, तो बताओ ये माइनस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ फोर्स लगाएगी? अप डाउन लेफ्ट राइट या किधर? बताओ, किसी को नहीं पता? सर अब अभी हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है और नेगेटिव चार्ज है तो उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और पॉजिटिव चार्ज है अगर तो उसमें सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है, सेम डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो फोर्स भी इधर। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का हम पूछ रहे हैं ना, तो किस तरफ फोर्स लगना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स फिर डाउनवर्ड लगेगा। डाउनवर्ड है ना। ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज पे अपने ही सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। दिख रहा है? तो एक चार्ज पे डाउनवर्ड फोर्स, एक चार्ज पे अपवर्ड फोर्स, एग्जैक्टली इस तरीके से है। क्लियर है? दूसरी बात कि ये दोनों चार्जेस इक्वल हैं, भले साइन ऑपोजिट है लेकिन चार्जेस इक्वल है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए? F इज इक्वल टू क्यू ई होता है ना? तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू ई ही आएगा, सेम मैग्नीट्यूड आएगा। फर्क बस इतना आएगा कि एक बार प्लस क्यू चार्ज है, तो जब हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो एक बार प्लस क्यू ई होगा वो, और दूसरी बार वो F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई होगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में देखें तो लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा ना, क्यू इंटू ई के बराबर। तो अगर दूसरी बात ये कि दोनों फोर्सेस आपस में ऑपोजिट भी हैं, इक्वल भी हैं, ऑपोजिट भी हैं, तो इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस तो कैंसिल हो जाते हैं ना। बताओ, किसी भी चीज पे अगर हम इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लगाएं, ये F ये भी F, तो ये बॉडी कहीं जाएगी लेफ्ट राइट में? नो सर, वहीं रहेगी। वहीं रहेगी, तो लीनियरली कहीं नहीं जाएगी ये बॉडी, है ना। तो और किसी भी बॉडी पे अगर हम एक फोर्स राइट और एक फोर्स लेफ्ट लगाते हैं तो कुछ भी होगा? नहीं। सर नहीं। नहीं होगा, कुछ तो होगा। देखो दो बातें होती हैं, एक तो लीनियरली शिफ्ट करना किसी बॉडी का, एज अ होल पूरी बॉडी कहीं जाना, लेफ्ट राइट इधर उधर शिफ्ट करना। एक होता है रोटेट करना, और रोटेट करने में होल बॉडी कहीं नहीं जाती है। फैन है ना, फैन रोटेट करता है, पूरा फैन कहाँ कहीं चला जाता है? कहीं नहीं जाता है। कुछ डाउट है? नहीं। पूरा फैन कहीं नहीं जाता, अपनी जगह पे फिक्स है। तो रोटेट तो करता है ना, लेकिन अगर पूरा फैन कहीं नहीं जा रहा है तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स हमेशा जीरो है, इसीलिए वो अल्टीमेटली कहीं नहीं जा रहा है। अगर होता रिजल्टेंट फोर्स तो वो जाता कहीं ना कहीं, ठीक है, लीनियरली मूव करता कंप्लीट फैन, फैन का सेंटर इधर उधर कहीं ना कहीं जाता, लेकिन एक्चुअली फैन का सेंटर कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी फैन रोटेट तो कर रहा है ना काफी तेज, तो इससे ये तो दिख रहा है चल तो रहा है। तो अल्टीमेटली फोर्स इक्वल ऑपोजिट कैंसल हो जाते हैं, लेकिन अगर इन्हीं फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, यानी कि एक दूसरे के सेम जगह पे ना हो, जैसे एक फोर्स ये होता इक्वल ऑपोजिट, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन बनाएंगे तो इससे पास कर जाएगा, और अगर हम इसका लाइन ऑफ एक्शन बनाएंगे तो ये इससे पास कर जाएगा। तो ऐसे वाले फोर्सेस तो फोर्स भी कैंसिल कर देते हैं और टॉर्क भी कैंसिल कर देते हैं, लेकिन ऐसे वाले फोर्स तो कैंसिल कर देते हैं, सही बात है, इक्वल ऑपोजिट फोर्स है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लीनियरली बॉडी कहीं मूव नहीं करेगी, लेकिन ये बॉडी रोटेट करेगी, क्योंकि इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस अगर डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन वाले होते हैं तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। आ रही बात समझ में? हमेशा किसी भी चीज को अगर तुम दो डिफरेंट डायरेक्शंस में घुमाओगी, किसी भी नल का टैप खोलने में भी हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो थंब होता है वो राइट वर्ड मूव करता है, और हमारी जो फिंगर्स होती हैं वो लेफ्ट वर्ड मूव करती हैं, ध्यान देना कभी भी। तो उससे क्या हो जाता है,
टैप का जो वो नेजल है या जो भी है वो रोटेट कर जाता है, ठीक है, पानी ऑन हो जाता है। तो मतलब क्या, हमने रोटेट करवाया ना किसी चीज को, किसी भी चीज को स्टेयरिंग रोटेट करते हैं तो क्या करते हैं एक्चुअली में, अगर हमको लेफ्ट रोटेशन देना है तो यहां से नीचे खींचो और यहां से ऊपर, हाथ से फ्रिक्शन से यहां से ऊपर फोर्स लगाओ, यहां से नीचे फोर्स लगाओ, लेफ्ट रोटेट हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, इक्वल ऑपोजिट फोर्स लगाया लेकिन लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट रखा। आई बात समझ में? अगर हम ऐसे इक्वल ऑपोजिट फोर्स लगा देते तो नहीं होता, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया। तो इससे क्या हो जाता, इससे फोर्स भी कैंसिल, टॉर्क भी कैंसिल, तो रोटेशन भी नहीं होता और लीनियर मोशन भी नहीं होता। लेकिन इक्वल ऑपोजिट फोर्स लगाओ लेकिन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे लगाओ तो फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है टोटल, लेकिन रिजल्टेंट टॉर्क कैंसिल नहीं होगा, वो जीरो नहीं होगा, यानी कि बॉडी रोटेट करेगी। यहाँ पे भी तो एग्जैक्ट सेम सिचुएशन है ना, दो फोर्सेस हैं, इक्वल भी हैं ऑपोजिट भी हैं, लेकिन उन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग है, लाइन ऑफ एक्शन अलग है, गैप है दोनों में, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में, ठीक है, जिस लाइन पे वो एक्ट कर रहा है वो लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, सेम नहीं है। आई बात समझ में? तो क्या हो जाएगा, डायपोल रोटेट कर जाएगा। तो मतलब यह है कि डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड विल रोटेट, ठीक, एंड इफ इट विल रोटेट देन अ टॉर्क मस्ट हैव बीन प्रोड्यूस्ड, एक टॉर्क जरूर प्रोड्यूस हुआ होगा, क्योंकि रोटेट रुकी हुई चीज को रोटेट करने के लिए तो टॉर्क चाहिए ही होता है, सीधी सी बात है, ठीक, टॉर्क प्रोड्यूस हुआ होगा। अब ये टॉर्क निकालेंगे कैसे, अब ये टॉर्क निकालेंगे जैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट, लेकिन यहाँ पे दो फोर्स हैं। यहाँ टॉर्क वाला जो केस होता है, जब हम एक ही बॉडी पे इक्वल ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं तो दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के गैप को लेते हैं यहाँ मल्टीप्लाई में, यानी कि अगर हम इस केस में देखेंगे तो ये गैप, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का जो गैप है, हम इसको डी मान लें, तो ये हो जाएगा हमारा टॉर्क। फोर्स इनमें से कोई एक ही लेना है, दोनों फोर्स नहीं लेने उठा के, मतलब डबल नहीं हो जाएगा, वो एक ही रहेगा, क्यू ही रहेगा बस। तो क्यू ही इंटू डी, लेकिन ये अब डी कैसे निकालेंगे, बस इतना ही चैलेंज है, बाकी कुछ नहीं रह गया, क्योंकि एफ तो है क्यू ही रख दो और बस डी निकाल लो, डी की वैल्यू रख दो, बाकी सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो डी की वैल्यू बस यहाँ पे निकाल लेते हैं, देखते हैं इजीली निकल आती है, ध्यान देना। अभी हम कह रहे हैं कि ये जो पोजीशन है वर्टिकल, ये रेस्ट वाली पोजीशन होगी डायपोल के लिए, इसलिए क्योंकि देखो डायपोल अगर ऐसे रखा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक को इधर खींचती, एक को इधर खींचती, फोर्स भी कैंसिल, टॉर्क भी कैंसिल, यानी कि डायपोल रेस्ट पे हो जाता। लेकिन इस केस में तो नहीं है, तो ये हमारा रेफरेंस लाइन हो गई, रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल साइड हमने घुमा रखा है, ठीक है, देखो थीटा एंगल साइड रेफरेंस लाइन से है, तो हम इसी से क्यों ना एंगल बना लें इजीली। तो देखो ऐसे देख लेते हैं, साइड में उसका ट्राइंगल हमने बना लिया, यहाँ पे ये थीटा एंगल बन रहा है, देखो बन रहा है, उसके अलावा यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, यहाँ से 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री ड्रॉप कर लिया, ये एक पॉइंट हो चुका है। तो अगर हमको ये डिस्टेंस मिल गई इतनी, तो इतनी भी मिल जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ ट्राइंगल तो सेम ही है, ये इधर थीटा है तो ये भी इधर थीटा है ना, ये इस तरफ ए है तो ये भी इस तरफ ए है, क्योंकि हाफ हाफ डिस्टेंस है, तो इसीलिए ट्राइंगल सिमिलर है, तो हमको एक मिल गई तो दूसरी मिल जाएगी, यानी कि ये d/2 है, सही देखा जाए तो ये है d/2, हाफ, फुल है d, ठीक है, तो हम d/2 ही पहले निकाल लें, तो इसको रख दें d/2। ये हो गई डिस्टेंस, ये हो गई कितनी, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, चाहिए भी नहीं, ठीक, ये कितना है, a है, क्योंकि ये देखो डायपोल का हाफ है ना, तो a है, ठीक, तो ये हो गया a। अब ये ट्राइंगल से कैसे निकालेंगे, a पता है, d/2 निकालना है, थीटा पता है, तो थीटा के अकॉर्डिंग d/2 क्या है, परपेंडिकुलर, और a क्या है, हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस में लगता है साइन थीटा, तभी निकल सकता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, h साइन थीटा, मतलब हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा, और हाइपोटेनियस यहाँ पे a है तो a साइन थीटा, लेकिन परपेंडिकुलर यहाँ d/2 है, देखो परपेंडिकुलर d/2 है तो d की वैल्यू आ गई 2a साइन थीटा। कुछ डाउट है, 2a साइन थीटा आ गई d की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे हम बस रख देंगे 2a साइन थीटा, f को रखेंगे QE, d को रखेंगे 2a साइन थीटा, क्योंकि टॉर्क इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब चाहिए होती है हम लोग को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की। इसमें से थोड़ा अलग अलग कर लें, Q और 2a को एक साथ लिख दें, तो ये हो जाएगा Q इंटू 2a,
या फिर 2QA, ऐसे हो जाएगा। E अलग लिख लें और साइन थीटा ऐसे लिख लें। तो ये 2QA तो P होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो ये चीज अब हो जाएगी PE साइन थीटा। इसका मतलब टॉर्क की जो वैल्यू आ गई वो आ गई PE साइन थीटा, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू साइन थीटा। और ये थीटा क्या है, क्यों इस तरफ से लिया एंगल, ध्यान देना, यही एंगल क्यों लिया, ये एंगल क्यों नहीं लिया, कैसे पता चला यही एंगल लेना है, हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल क्यों नहीं लिया। बात यह है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दो जब वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो हम उन्हीं के बीच का एंगल प्रेफर करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है अपवर्ड इस तरफ, तो यहां पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाते तो उससे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो एंगल आता वो थीटा आता, इस वजह से ये एंगल प्रेफर किया गया है। तो ये एंगल हमको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से डायपोल मोमेंट का जो एंगल है वो कितना है, ये नोन क्वांटिटी होती है, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पे इसको प्रेफर कर रहे हैं थीटा को, तो इसलिए P साइन थीटा आ जाता है। हो गया। अब P भी एक वेक्टर, E भी एक वेक्टर और साइन थीटा, तो खुद सोचो जरा कि अगर दो वेक्टर हैं A B और साइन थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई और साइन थीटा आता है, तो क्या आता है, किसी ने वेक्टर का थोड़ा बहुत पता है किसी को? ये आता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। दो लोग चले गए, एक और कौन चला गया, शिफा। चलो देखो, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है ए बी साइन थीटा, अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं तो, ठीक। किसी को क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकता है, जल्दी से बता दो, ये खत्म होने वाला है। नहीं है? देखो, तो ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है। सर और जो कल कराया था वो तो डॉट प्रोडक्ट ही था ना? हाँ, वो डॉट प्रोडक्ट था, क्रॉस नहीं बताया था अभी, तो नहीं पता है, हम बता दें। बता ही दीजिए सर। देखो, तो क्रॉस प्रोडक्ट में इतना तो है कि वैल्यू ये आती है, जैसे कि ए और बी का हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं या वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वैल्यू आती है ए बी साइन थीटा। लेकिन इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है ये वो कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं है, फिलहाल हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड रखा है, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। यानी कि अगर हम सी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं उसको, सी वेक्टर ए क्रॉस बी को। आई बात समझ में? यानी कि ए क्रॉस बी एक स्केलर चीज नहीं आती है, वेक्टर चीज आती है, वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो उसको हम सी वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ जाएगा ए बी साइन थीटा। लेकिन सी वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी यहाँ पे हमको लगानी पड़ेगी ना कैप में, वो एन कैप आती है। अब ये एन कैप क्या है? एन कैप है नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर, किसी भी प्लेन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वही एन कैप होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर और वन यूनिट वाला यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर या यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। किसी प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज होता है, अभी हमने एरिया में भी बताया था, उसमें भी ये यूज होता था। तो यहाँ पे ए बी साइन थीटा और एन कैप क्यों लिया गया, देखो उसका रीजन ये है कि ए बी साइन थीटा निकाला कैसे जाता है, ध्यान देना। अगर ये ए है ये बी है, ए क्रॉस बी अगर तुमको निकालना है ना, ए क्रॉस बी, तो राइट हैंड रूल से निकलता है, उसका डायरेक्शन निकालना है तुमको, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए का डायरेक्शन मालूम है, बी का डायरेक्शन मालूम है, दोनों के बीच का एंगल मालूम है, तो तुमको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है क्योंकि वो वेक्टर है। तो ए की तरफ फिंगर्स करो, यानी कि फर्स्ट जो वेक्टर लिखा है उसकी तरफ फिंगर्स करो अपनी राइट हैंड की फिंगर्स, और सेकंड की तरफ उसको रोटेट करवा दो। तो इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर आ जाएगा, ये हमने 3D में बनाया है, ध्यान रखना। मतलब कि ए और बी सेम प्लेन पे हैं और उस प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाला वेक्टर है ए क्रॉस बी। आई बात समझ में? तो ए क्रॉस बी ये वाला वेक्टर आएगा। तुम लोग जाना एक छोटा सा वीडियो देख लेना, बेटर रहेगा, बहुत जल्दी 2 मिनट में पता चल जाएगा, एनिमेटेड वीडियो वगैरह रहेगा। तो यहाँ पे समझाना अभी टाइम टेकिंग होगा, इसलिए अब हम इतना ही बता रहे हैं। तो ए क्रॉस बी मतलब ए की तरफ पहले फिंगर्स रखेंगे और बी की तरफ रोटेट कराएंगे, और अगर हमको बी क्रॉस ए निकालना होता तो हम बी की तरफ पहले फिंगर रखते और ए की तरफ रोटेट करवाते राइट हैंड की फिंगर्स को, तो थंब बी क्रॉस ए दिखा देता।
और जब ए की तरफ फिंगर रख के बी की तरफ रोटेट कराएंगे तो थंब ए क्रॉस बी दिखाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो थंब दिखाएगा अपवर्ड। ठीक है, तो इस प्लेन के, क्योंकि ये जो वेक्टर होता है ये ए और बी दोनों वेक्टर के प्लेन के, कोई भी दो लाइंस एक प्लेन पे तो होती ही होती हैं, चाहे तुम किसी भी डायरेक्शन में बना लो, एक प्लेन पे एग्जिस्ट कर जाएंगी वो दोनों लाइंस, किसी भी एंगल पे बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो लाइंस एक प्लेन पे एग्जिस्ट कर जाएंगी। ठीक है, तो अगर दो लाइंस एक प्लेन पे एग्जिस्ट करती हैं तो उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होता है उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा, और परपेंडिकुलर दो तरफ हो सकता है, तो इसीलिए ए क्रॉस बी ऊपर है और बी क्रॉस ए नीचे की तरफ परपेंडिकुलर होगा। इससे भी 90, इससे भी 90, इधर भी ये वाला इससे भी 90 और ये वाला इससे भी 90। दिख नहीं रहा है लेकिन 90 डिग्री एंगल है, प्लेन है ना वो अलग। आई बात समझ में? तो यहां से हम वही चीज देख सकते हैं कि जो P इंटू ई इंटू साइन थीटा है, यहां से साफ दिख रहा है कि ये जो है हो सकता है ये क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा होगा, क्योंकि ए बी साइन थीटा तभी आता है और ए और बी अगर वेक्टर हो तो आइदर ये P क्रॉस ई होगा और ये E क्रॉस P होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा ये कैसे डिसाइड होगा? ये कॉमन सेंस से डिसाइड होगा कि ये P क्रॉस E करके आने वाला है या E क्रॉस P करके आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से एक ही होगा, पक्की बात है, या तो ये राइट होगा या ये राइट होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग आता है ना, P क्रॉस E का डायरेक्शन अलग होगा और E क्रॉस P का अलग। देखो यहाँ पे अगर हम E क्रॉस P करते हैं, E क्रॉस P, तो E की डायरेक्शन में फिंगर्स करेंगे, P की डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे राइट हैंड की फिंगर्स को, तो थंब पेज के अंदर यानी कि इनवर्ड द पेज ऐसे क्रॉस शो करेगा। इनवर्ड द पेज को हम क्रॉस से शो करेंगे और आउटवर्ड द पेज को हम डॉट से शो करेंगे, तो इनवर्ड द पेज शो करेगा थंब। ठीक है, लेकिन इनवर्ट द पेज शो करने में अगर हम राइट हैंड को कर्ल करें तो ऐसा रोटेशन आएगा, ऐसा वाला रोटेशन आएगा, लेकिन देखो जरा यहाँ पे क्या डायपोल ऐसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, क्योंकि ये फोर्स ऊपर ये फोर्स नीचे, तो रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज। जबकि जो अभी हमने ई क्रॉस पी किया उसमें क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, इसका मतलब ई क्रॉस पी गलत है। पी क्रॉस ई करके देखते हैं, पी क्रॉस ई मतलब P की डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स करो और E की डायरेक्शन में रोटेट करवा दो, तो थंब ऐसा रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि बाहर की तरफ, आउटवर्ड द पेज, पेज के बाहर निकल रहा है ऐसा रिप्रेजेंट होगा, तो पेज के बाहर। और उसके बाद तुम राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल कर लो पेज के बाहर करते हुए, तो रोटेशन कैसा आया यहाँ, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। और देखो ये फोर्स भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर ही रहे थे, इसका मतलब ये सही है। तो मतलब P क्रॉस E राइट फॉर्मूला है और E क्रॉस P रॉन्ग, ये सही है। तो तुम दो फॉर्मूले बोल सकते हो, आइदर टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E और टाउ इज इक्वल टू 2QA या 2PE साइन थीटा। ठीक है, 2PE साइन थीटा जो हमने यहाँ पे लिखा है, टॉर्क की वैल्यू। क्लियर हो गया? ये आ जाता है टॉर्क। अब वही दो पोजीशन और देख सकते हैं सिंपल वाली, अगर हम डायपोल को ऐसे रख दिए होते इसमें, प्लस Q यहाँ और माइनस Q यहाँ, है ना, प्लस Q यहाँ और माइनस Q यहाँ, ठीक, तब क्या होता, प्लस Q पे सेम डायरेक्शन, माइनस Q पे ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसमें तो कुछ आता ही नहीं ना, दोनों फोर्सेस के बीच का गैप नहीं है। देखो अगर फोर्स यहाँ और यहाँ होते तो बीच में गैप होता, परपेंडिकुलर गैप, लेकिन यहाँ तो है नहीं, दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, तो उस चक्कर में क्या होगा, टॉर्क जीरो आ जाएगा, क्योंकि D जीरो आ जाएगा, इसीलिए टॉर्क जीरो, यानी कि इस केस में डायपोल रोटेट नहीं करेगा। उल्टा देखते हैं, नीचे माइनस Q और नीचे प्लस Q और ऊपर माइनस Q। ठीक है, इस केस में क्या, माइनस Q को ऑपोजिट डायरेक्शन, प्लस Q को सेम डायरेक्शन, ये भी कट जाएंगे, दोनों फोर्सेस सेम लाइन ऑफ एक्शन पे हैं, इक्वल तो होंगे ही वैसे भी, तो इसीलिए इन दोनों सिचुएशंस पे डायपोल पे कोई भी टॉर्क और कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, इन दोनों पोजीशंस पे, और बाकी हर पोजीशन पे लगेगा। और मैक्सिमम कब लगेगा, जब साइन थीटा 1 हो जाए, साइन थीटा 1 पे टॉर्क मैक्सिमम, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, QAE को तो हम चेंज कर नहीं सकते, एंगल बदल के कब मैक्सिमम फोर्स मिलेगा वो देख सकते हैं, मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, तो इसीलिए साइन थीटा 1 पे टॉर्क मैक्सिमम। और थीटा की वैल्यू फिर कितनी हो गई, 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 पे ही 1 होता है, और थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का। इसका मतलब अगर हम डायपोल को ऐसे रखें, ऐसे रखने का मतलब है यहाँ हो पॉजिटिव चार्ज और यहाँ हो नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो 90 डिग्री हो गया आपस में, इस केस में मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जो कि होगा QE के बराबर, सॉरी PE के बराबर, क्योंकि साइन थीटा तो 1 हो गया ना। ठीक, सारी चीजें हमने बता दी हैं, तुम लोग एक बार अब रीड करोगे देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर है?
चलो यस सर। आज की क्लास अब यहीं खत्म करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टर्न पे, और इसके आगे का देखेंगे, ठीक है, गॉस लॉ वगैरह। क्लियर है? ओके सर। मे बी नेक्स्ट लेक्चर या उसका नेक्स्ट लेक्चर इसका एंड हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इस नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में तो हो ही जाएगा मतलब। चलो ठीक है सर। ठीक है, कुछ पूछना हो तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो, या मतलब कल पूछ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस डेली होंगी। और कुछ भी और प्रॉब्लम हो तो बात कर सकते हैं उस पर। चलो फिर